हेलो स्टूडेंट्स, अत्री नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आहार नाल में भोजन का पाचन। इससे पहले हम आहार नाल की संरचना के बारे में आपको बता चुके हैं कि मनुष्य की आहार नाल किस प्रकार की होती है। बच्चों, आहार नाल की जो लंबाई है वो भोजन की आदत पर निर्भर करती है। जो शाकाहारी जंतु होते हैं उन्हें भोजन को पचाने के लिए अधिक क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ती है, इस कारण उनकी आहार नाल लंबी होती है। लेकिन जो मांसाहारी जंतु होते हैं, जो सामान्यतः ज्यादा उन्हें भोजन को पचाने के लिए, क्योंकि उनके भोजन के जो अवयव हैं वो सरल प्रकार के होते हैं शाकाहारियों की अपेक्षा, तो उनकी आहार नाल की लंबाई छोटी होती है। तो ये लंबाई के ऊपर डिपेंड था। जो कल पिछली जो मेरी वीडियो थी उसमें ये टॉपिक रह गया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे भोजन का पाचन। सबसे पहली बात आती है कि भोजन का पाचन क्या है, डाइजेशन क्या है। जब हमने पोषण की बात की थी तो हमने पोषण में कहा था कि भाई पोषण के अंतर्गत भोजन का अंत्यग्रहण आता है, भोजन का पाचन आता है, अवशोषण आता है, स्वांगीकरण आता है और बहिःक्षेपण आता है। भोजन के अंत्यग्रहण को हमने जान लिया था कि बाहरी वातावरण से भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है, अंत्यग्रहण कहलाती है। अब भोजन अंदर आ गया है, अब क्या होगा उसका, अब क्या करें भाई उसका। तो जब भोजन हमारे शरीर के भीतर आ जाता है तब प्रक्रिया शुरू हो जाती है उसके पाचन की। तो पाचन क्या है, भोजन में जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें जो पदार्थ हैं, जो अवयव हैं, उनके अणु काफी जटिल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, और उन्हें एंजाइम की सहायता से जल अपघटित करना पड़ता है। जल अपघटित कर सरल इकाइयों में तोड़ने की जो प्रक्रिया है, सरल इकाई, जो बड़ी यूनिट्स हैं उन्हें जटिल अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना या सरल इकाई में तोड़ने की क्रिया जो है वो कहलाती है पाचन। यानी भोजन हम जिस रूप में ग्रहण कर रहे हैं उस रूप में वो भोजन हमारे शरीर में अवशोषित नहीं हो सकता। उसे कम से कम उस इकाई तक लाना है जिस इकाई के रूप में वह अवशोषित हो जाए, और यह प्रक्रिया ही कहलाती है भोजन का पाचन। और यह प्रक्रिया होती है हमारी आहार नाल के अंदर। अब ये पाचन जो है जीवों में दो प्रकार का हो सकता है। पाचन के अगर हम टाइप देखें तो दो प्रकार का हो सकता है, इंटरसेल्युलर और इंट्रासेल्युलर। अंतःपाचन और अंतरपाचन, या इसे बहिपाचन के नाम से भी जानते हैं। क्या है, जब पाचन की क्रिया किसी कोशिका के अंदर हो, कोशिका के अंदर हो पाचन की क्रिया, तब हम उसे कहते हैं अंतःपाचन। और जब कोशिका के बाहर किसी गुहा में हो तब हम उसे कहते हैं बहिपाचन या अंतरापाचन। जैसे अंत्यपाचन प्राय एक कोशिकीय जीवों में, जंतुओं में अंत्य, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है ना, ट्रिप्नोसोमा है, इन सब में, स्पॉन्ज, इवन स्पॉन्ज में, है ना, क्या होता है, अंत्यपाचन होता है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता है शरीर और एक विशेष संरचना विकसित हो जाती है, एक तंत्र विकसित हो जाता है जिसे हम कहते हैं आहार नाल, तब ये पाचन जो है बहिपाचन या क्योंकि ये कोशिकाओं के बाहर है, गुहा में हो रहा है इसमें, इसलिए इसे हम कहते हैं अंतरपाचन। तो मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य में कौन सा पाया जाता है, अंतरपाचन या बहिपाचन। अब भोजन हमने ग्रहण किया, जब हमने भोजन का अंत्य ग्रहण किया तो भोजन सबसे पहले कहां आया, मुख गुहा में आया, मुख गुहा। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुख गुहा में पाचन। नंबर 1 पे हमारी बक्कल कैविटी आती है, तो मुख गुहा में पाचन।
अब पाचन में हम कह रहे हैं कि भाई जटिल अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना, ठीक है। अब ये दो तरह से संभव है, छोटे भागों में, है ना, बड़े भाग को छोटे भाग में तोड़ना। एक तो हम क्या करें कि भाई हमने कुछ बड़ी चीज खाई है और उसे हम पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें, यानी उसकी हमने रासायनिक संगठन परिवर्तित नहीं किया, केवल उसकी भौतिक संरचना में परिवर्तन लाए हैं। तो इस प्रकार के पाचन को हम कहते हैं भौतिक पाचन। तो मुख गुहा में एक होता है भौतिक पाचन, और जब हम उसके भोजन के रासायनिक संगठन को परिवर्तित कर देते हैं तब हम उसे कहते हैं रासायनिक पाचन। और रासायनिक पाचन, फिजिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। मुख गुहा में भौतिक पाचन क्या है? देखिए, हमने बताया था मुख गुहा में आपके दांत होते हैं, है ना, और दांत क्या काम करते हैं? दांत जो है भोजन को काटने, कुतरने, चीरने, फाड़ने, चबाने का कार्य करते हैं। यानी भोजन के जो बड़े बड़े भाग हैं, हिस्से हैं, उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं। इसके दो फायदे हैं। नंबर एक, उन्हें निगलने में आसानी होती है, और नंबर दो, छोटी इकाइयों पर एंजाइमों की जो क्रिया है वो बहुत अच्छी तरह से होती है। तो भौतिक पाचन में यही आएगा कि भाई मुख गुहा में दांतों के द्वारा भोजन को काटा, कुतरा, चबाया जाता है और उसमें लार को अच्छी तरह से मिलाया जाता है। ठीक। अब प्रश्न आता है, क्या मुख गुहा में रासायनिक पाचन भी होता है? तो इसका उत्तर है हाँ। मुख गुहा में आपने देखा था कि लार ग्रंथियों से लार आती है, और लार में एक मंड पाचक एंजाइम एमाइलेज ग्रुप का है जिसका नाम है टायलिन। टायलिन ये एंजाइम है। अब भोजन में जो हमने मंड खाई है, जो हमने स्टार्च खाया है, उस स्टार्च के ऊपर, उस मंड के ऊपर ये टायलिन एंजाइम कार्य करता है और उसे डाइसैकराइड्स में तोड़ देता है। जिन बच्चों ने मेरी वीडियो भोजन के अवयव देखी है उसमें मैंने बताया था जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। तो मंड एक पॉलीसैकराइड्स है और टायलिन जो है उस पर रिएक्ट करता है और उसे किस में तोड़ देता है? डाइसैकराइड्स में तोड़ देता है। आपने देखा होगा जब कभी आप रोटी का एक टुकड़ा लें और इसे एक्सपेरिमेंट भी करें और उसे चबाते रहें, खूब देर तक चबाते रहें, और जब आप काफी देर तक चबाते रहते हैं तो थोड़ी देर बाद वो टुकड़ा आपको मीठा लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? शुरू में तो वो मीठा नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसे चबाते चले गए वो मीठा लगने लगता है। उसका मुख्य कारण यही है कि आपके रोटी में जो स्टार्च था, जैसे जैसे आप चबाते रहे, जैसे जैसे आपने समय दिया, टायलिन का उस पर रिएक्शन होता चला गया और वो डाइसैकराइड्स में चेंज हो गया, वो मीठी लगने लगी। डाइसैकराइड्स में जब बदल गया तो वो मीठा लगने लगा। तो इतना ही पाचन मुख गुहा में होता है। जब मुख गुहा में लार अच्छी तरह से मिल जाती है, उसका निवाला बन जाता है निगलने लायक, तब हम उसे कहते हैं बोलस। तो ये मुख गुहा में भोजन बोलस के रूप में ग्रसनी में आता है। ग्रसनी में भोजन का कोई पाचन नहीं है। ग्रसनी केवल निर्धारित करती है कि भाई जहां जो इसे चीज मिली है वो सही तरीके से ग्रास नली में पहुंचा दी जाए, और ग्रसनी से भोजन आ जाता है ग्रास नली में। अब आता है ग्रास नली में पाचन। क्या ग्रास नली में कोई पाचन होता है? ग्रास नली में कोई पाचक एंजाइम नहीं होते, केवल
ग्रास नली से भोजन, ग्रास नली की जो दीवारें हैं उसकी म्यूकोसा, उसकी म्यूकस भोजन में मिलती है और वो चिकना होकर कहाँ भेज दिया जाता है, आमाशय में भेज दिया जाता है। यानी ग्रास नली में भी भोजन का कोई पाचन नहीं होता और अब भोजन पहुंच जाता है कहाँ, आमाशय में। और आमाशय क्या है बच्चों, हमने बताया था आमाशय हमारी आहार नाल का सबसे चौड़ा जे के आकार की संरचना है। तो अब भोजन आ गया आमाशय में। अब हम देखेंगे आमाशय में पाचन। आमाशय में पाचन, जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय में भोजन के पहुंचते ही जो जठर ग्रंथियां हैं वो क्रियाशील हो जाती हैं और वो जठर रस का स्रावन करने लगती है। किसका स्रावन करने लगती है, जठर रस का। और जठर रस में जठर ग्रंथियों ने निकाला जठर रस। जठर, ये जो जठर ग्रंथियां हैं इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो जठर रस में एक प्रकार की कोशिकाएं श्लेष्म का स्रावन करती हैं, एक प्रकार की कोशिकाएं HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन करती हैं। और एक प्रकार की कोशिकाएं पेप्सिन एंजाइम का स्रावन करती हैं। ये पेप्सिनोजन होता है वैसे तो, और लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण ये सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। यहां पर कुछ बातें आपके पाठ्यक्रम से बाहर हैं। इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के क्या नाम हैं ये हम आपको नहीं बता रहे हैं। ये जब आप इंटरमीडिएट में बायो लेंगे तब आपको ये बातें पता लगेंगी, उसी स्तर की हैं। तो ये, लेकिन ये मान लीजिए जो जठर ग्रंथियां हैं जो जठर रस का स्रावन कर रही हैं, जठर रस में 3 पदार्थ हैं। नंबर 1 श्लेष्म, नंबर 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नंबर 3 पेप्सिन एंजाइम। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये आमाशय के माध्यम को कैसा बना देगा, क्षारीय के अम्लीय, आप कहेंगे अम्लीय बना देगा। और ये अम्लीय बना देता है जिससे आमाशय की जो पीएच है ना बच्चों वो 1.8 हो जाती है। 1.8 पीएच पे काम होता है आमाशय में, 1.8 पीएच हो जाती है, क्योंकि इस अम्लीय माध्यम में ही ये पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। अब बात आती है आमाशय में भोजन का पाचन। क्या यहां पर भी भौतिक पाचन होता है रसायन? यस, यहां पर भी भोजन का भौतिक पाचन होता है। तो भोजन का भौतिक पाचन यहां पर भी है, भौतिक पाचन है यहां पर भी, आमाशय में भी। और आप देखेंगे रासायनिक पाचन भी है। भौतिक पाचन क्या है, जो आमाशय की दीवारें हैं, हमने बताया था जो आमाशय की सबसे भीतरी दीवार है म्यूकोसा, उसमें उभार होते हैं। और अगर आपको याद हो उन उभारों का हमने नाम भी बताया था, उन उभारों को कहते हैं रुगे। और जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय की दीवारें उस भोजन, कर्माकुंचन गति होती है आंत की, पूरी आंत की दीवार में एक गति होती है विशेष प्रकार की जिसे हम कहते हैं कर्माकुंचन गति। और इस गति के कारण भोजन सदैव ऊपर से हमेशा नीचे की तरफ गति करता है। तो जब कर्माकुंचन गति होती है तो जो भोजन हमने खाया है उसमें जठर रस मिलकर उस भोजन की लुगदी बन जाती है। और आमाशय में जब भोजन की ये लुगदी बनती है जठर रस के मिलने से, इस लुगदी को कहते हैं काइम। मुख गुहा में हमने से कहा था बोलस, और यहां पर इस लुगदी को क्या कहा जा रहा है, काइम। फिर इसके बाद रासायनिक पाचन होता है आमाशय में। रासायनिक
पाचन। हमने कहा था भोजन जो आपका है, भोजन के कुछ अवयव हैं, उनमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, वसा भी होती है, प्रोटीन भी होती है, न्यूक्लिक अम्ल भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। ये सब चीजें हैं। इनमें मुख्यतः 4 चीजों का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का और न्यूक्लिक अम्ल का। खनिज लवण और विटामिन तो सीधे अवशोषित किए जाते हैं। तो रासायनिक पाचन में ये एंजाइम है पेप्सिन। ये पेप्सिन वास्तव में एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। किसका पाचन होता है? प्रोटीन पाचक एंजाइम। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आमाशय में केवल प्रोटीन का पाचन होता है। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे रहता है ना? तो यहीं पर प्रोटीन का पाचन होता है। क्या करता है पेप्सिन? अम्लीय माध्यम में पेप्सिन जो भोजन की प्रोटीन हमने खाई है, आपने कहा मैंने इसलिए पहले वो वीडियो कराई थी भोजन की कि उसमें डिटेल थी, हमें पता रहे कि भाई क्या है, और इस पर पेप्सिन की रिएक्शन होती है। तो प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम प्रोटीएज में तोड़ देता है। प्रोटीएज में तोड़ देता, पेप्टोन्स में तोड़ देता है। देखिए, आपको पता है प्रोटीन किसके बने होते हैं? एमिनो अम्ल के, और एमिनो अम्लों की संख्या होती है बहुत अधिक। और देखिए, जब कोई बड़ा टुकड़ा होता है ना, उसे एकदम सीधे छोटे टुकड़े में नहीं तोड़ा जा सकता। पहले उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, कुछ बड़े टुकड़े को कुछ छोटे टुकड़ों में, फिर कुछ छोटे टुकड़ों में, और फिर उसके बाद कुछ छोटे, और फिर सबसे छोटे। तो यही यहां पर देखिए, प्रोटीन के बारे में देखिए, प्रोटीन है, प्रोटीन से छोटी इकाई प्रोटीएज है, प्रोटीएज से छोटी इकाई पेप्टोन्स है, पेप्टोन से छोटी इकाई पॉलीपेप्टाइड है, और पॉलीपेप्टाइड से छोटी इकाई जो है डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड है ना, और फिर उसके बाद सीधे एमिनो अम्ल है। तो इस तरह से टूटता है ये मैंने क्रम बताया आपको, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम प्रोटीएज और पेप्टोन्स में तोड़ देता है, दोनों रूप में भोजन रह जाता है। क्लियर? इतना पाचन होता है प्रोटीन का आमाशय के अंदर। जब आप छोटे होते हैं, किशोर होते हैं, माँ का दूध भी पीते हैं, तो बच्चों में, स्तनधारियों के बच्चों में एक और एंजाइम स्रावित होता है जिसे हम कहते हैं रेनिन। ये केवल स्तनधारियों में होता है, स्तनधारी के बच्चों में एक एंजाइम होता है रेनिन। और ये दूध में, दूध की एक प्रोटीन होती है, दूध के अंदर एक प्रोटीन होती है, उसे पचाने का कार्य करता है, क्योंकि बच्चे दूध पे ही निर्भर हैं। तो वो प्रोटीन जो दूध की है उसे पचाने का कार्य, जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, ये रेनिन एंजाइम जो है स्रावित होना कम होता चला जाता है। और फिर जैसे आप एडल्ट होते हैं, बड़े होते हैं, वयस्क होते हैं, तो ये इसका पाचन रुक जाता है। तो इसलिए बड़ों में, बुजुर्गों में दूध का पूरा पाचन नहीं होता, क्योंकि ये जो प्रोटीन को पचाने वाला रेनिन है, वो वाली प्रोटीन पचने से रह जाती है। चलिए, अब आमाशय में भोजन का पाचन होगा, यानी आमाशय में केवल भोजन के प्रोटीन पर कार्य हुआ, और प्रोटीन को अम्लीय माध्यम में 1.18 की पीएच में इस प्रोटीन को बदल दिया गया छोटे टुकड़ों में प्रोटीएज में, और छोटे कुछ को पेप्टोन्स में तोड़ दिया गया। अब भोजन आमाशय से, ये जो पाइलोरिक वाल्व है, इससे होता हुआ छोटी आंत में आ जाता है। अब भोजन पहुंच गया छोटी आंत में। अब आता है छोटी आंत में पाचन क्रिया।
छोटी आंत में पाचन, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जैसे ही भोजन छोटी आंत में आता है, तो छोटी आंत में भोजन के आने पर हमने आपको बताया था कि भाई छोटी आंत में जब हम ये संरचना बता रहे थे, पित्ताशय से पित्तरस, अग्नाशय से अग्नाशय रस और आंत की जो आंत्र की ग्रंथियां हैं उनसे आंत्र रस स्रावित होते हैं। तो 3 प्रकार के रस आए हैं, पित्तरस, नंबर 2 अग्नाशय रस, और नंबर 3 आंध्र रस। छोटी आंत में जो भोजन का माध्यम रहता है वो क्षारीय रहता है, और ये पित्तरस के कारण, पित्तरस का जो स्रावन है उसके कारण ये क्षारीय हो जाता है। यहां पर क्षारीय माध्यम में एंजाइम कार्य करेंगे। अब इस बात को हम देखेंगे आगे कि किस प्रकार से ये कार्य करता है। पित्तरस का स्रावन हमने बताया था कहां होता है, यकृत में होता है, पित्ताशय में ये एकत्र होता है और कार्य ये छोटी आंत में करता है। तो पित्तरस क्या कार्य करता है भोजन के पाचन में? पित्तरस बच्चों वसा जो होती है, जो हम फैट होती है, उसका इमल्सीकरण करता है, वसा के इमल्सीकरण में सहायता करता है। अब आप कहेंगे इमल्सीकरण क्या होता है? बच्चों, जब कोई 2 पदार्थ आपस में अविलय हो और उनका एक मिश्रण बना दिया जाए तो इस मिश्रण को कहते हैं इमल्शन या पायस। तो ये जो पित्तरस है, ये जो हम फैट खाते हैं, वसा जो हम खाते हैं, उस वसा पित्तरस उस वसा को छोटी छोटी बूंदों में बदल देता है। इमल्सीकृत वसा लिखेंगे, जिससे कि उस पर जो वसा को पचाने वाले एंजाइम हैं वो कार्य कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि पित्त रस जो है भाई एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, वसा को पचाने का कार्य कर रहा है ना। आपने देखा होगा कुछ लोगों में ये जो पित्ताशय है इसमें स्टोन हो जाते हैं और डॉक्टर फिर इसे ऑपरेट करके निकाल देते हैं, और जब वो ऑपरेट करके निकालते हैं तो वो मरीज को सलाह देते हैं कि भाई जो फैट जो है बहुत कम खाएं, आप ज्यादा फैट ना खाएं। कारण यही है कि उसके पाचन में मुश्किल आनी शुरू हो जाती है। पित्तरस तो है ना, अब वहां पे थैली नहीं है, डायरेक्ट पित्तरस आएगा, क्योंकि बनना बंद नहीं हुआ पित्तरस, स्टोर नहीं है, जो हमें एकदम चाहिए था वो नहीं है। लीवर के द्वारा जितना थोड़ा बहुत पहुंचेगा उससे ही वसा का इमल्सीकरण होगा और वही पचा पाएगा। अब वसा का इमल्सीकरण कर दिया केवल पित्तरस ने, और ये आंत के माध्यम को क्षारीय भी करता है, क्षारीय बनाता है। आंत का पूरा माध्यम क्या बना देता है? ये क्षारीय बना देता है। अब आता है अग्नाशय रस। अग्नाशय रस अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशय हमारी एक मिश्रित ग्रंथि है, एक बहिस्रावी ग्रंथि भी है और ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है। बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है भाई? बहिस्रावी ग्रंथियां वे हैं जो अपने स्राव को सीधे बाहर मुक्त करती हैं, अंतःस्रावी वे हैं जो रुधिर में छोड़ती हैं। तो अग्नाशय दोनों काम करती है। अंतःस्राव का मतलब जब हम हार्मोन्स की बात करते हैं, है ना, तो ये एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है,
यहां मुख्य कार्य हमारे एंजाइम्स का है, तो ये एंजाइम स्रावित करती है। एंजाइम जो ये स्रावित कर रही है, ये एंजाइम स्रावित कर रही है एमाइलेज, ये स्रावित कर रही है एंजाइम लाइपेज, और ये एंजाइम स्रावित कर रही है ट्रिप्सिन और न्यूक्लिएज। स्रावित कर रही हैं अग्नाशय रस के द्वारा। एमाइलेज क्या काम करता है? ये बच्चों शर्करा पाचक एंजाइम है। जो मंड है, जो हमने अपने भोजन में खाया है, स्टार्च, ये अगर करेगा कौन कार्य? लाइपेज, अग्नाशय का लाइपेज, और उसे बदल देगा, पहले ट्राइग्लिसराइड में बदलेगा और फिर उसके अंत में डाइग्लिसराइड में बदल देगा। तो मैं सीधा डाइग्लिसराइड ही लिख रहा हूं, डाइग्लिसराइड। ये सब आपको समझ में आ जाएंगे जब मेरी भोजन के अवयव वाली वीडियो पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पता था ये बाद में तंग करेंगे, इसलिए मैंने शुरू में उन्हें बताया था। और ये ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन किस पे काम कर रहा है? प्रोटीन। अब प्रोटीन तो टूट गया था, प्रोटीएज, कुछ प्रोटीएज हैं, कुछ पेप्टोन हैं, और कुछ प्रोटीन के रूप में, जिसपे वो पेप्सिन काम नहीं कर पाता, और इन पर ये ट्रिप्सिन कार्य करेगा और इसे तोड़ देगा किसमें? पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देगा। और अंत इन्हें डाइपेप्टाइड में भी, आप इन्हें डाइपेप्टाइड भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये वाला स्किप करके डाइपेप्टाइड लिख सकते हैं। और एक और एंजाइम बच गया न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज किस पे कार्य करेगा? न्यूक्लिक अम्ल पे। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, आरएनए और डीएनए। बच्चों जो कुछ भी हम खाते हैं उसमें न्यूक्लियस होता है। भाई कोशिकाएं खा रहे हैं, हम ऊतक खा रहे हैं, ऊतक के अंदर कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के अंदर केंद्रक है, केंद्रक में दोनों एंजाइम है, आरएनए एंड डीएनए, और इनका पाचन भी करता है न्यूक्लियेज एंजाइम। न्यूक्लियेज क्या करता है? ये न्यूक्लियेज एंजाइम न्यूक्लिक अम्ल को, कोई सा भी न्यूक्लिक अम्ल हो, उसे न्यूक्लियोटाइड में तोड़, न्यूक्लिक अम्ल को ये न्यूक्लियेज एंजाइम तोड़ देता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इतना काम अग्नाशय में होता है। ये सब छोटी आंत में चल रहा है, और अभी काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी कौन बच गया है? आंत्ररस। अब इसके बाद आंत्ररस भी है यहां पर, तो भाई तो आंत्ररस भी कार्य करेगा। आंत्ररस के कार्य अब हम आंत्ररस में देख लें भाई। आंत्ररस में क्या क्या है भाई? आंत्ररस में है डाइसैकेराइड्स को पचाने वाले एंजाइम, डाइसैकेराइड्स पाचक एंजाइम, जैसे माल्टेज, सुक्रेस, लैक्टेस। एक तो ये है। दूसरे वसा को पचाने वाले आंत्रीय, लाइपेज। तीसरा प्रोटीन को पचाने वाले इरेप्सिन। चौथा न्यूक्लिक अम्ल को पहुंचाने वाले न्यूक्लियेज। ये एंजाइम आंत्ररस में भी है।
और ये भी कार्य करेंगे। देखो पहले जो भी डाइसैकेराइड्स थे जो बन गए, हम आप जो शुगर खाते हैं, भोजन खाते हैं, उसमें डाइसैकेराइड को देख के थोड़ा ना खाते हैं, अलग अलग प्रकार की होती है। मान लिया उसमें है माल्टोज, आपने खाई, माल्टोज खाई, उस पर कौन एंजाइम कार्य करेगा? माल्टेज करेगा, और माल्टेज जब टूटेगी तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलकर बनी है, डाइसैकेराइड्स है ग्लूकोज। लैक्टोज खाई आपने, शुगर, आपके भोजन में लैक्टोज है, तो भाई लैक्टेज एंजाइम कार्य करेगा और उसे तोड़ देगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। तीसरा कौन है? लैक्टेज हो गया, सुक्रेज, सुक्रोज खाया आपने, इस पे सुक्रेज एंजाइम कार्य करेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और यही वो रूप है जो हमारी ब्लड में अवशोषित हो जाती है। ये सबसे सिंपल इकाई हो गई। इसी प्रकार से प्रोटीन जो डाइपेप्टाइड थे, डाइपेप्टाइड थे, उसके ऊपर काम किया इरेप्सिन ने और उसे तोड़ दिया एमिनो अम्ल में। और इसी प्रकार से भोजन में जो हमारी डाइग्लिसराइड थे, जो डाइग्लिसराइड वसा थी, डाइग्लिसराइड, इस पे काम किया किसने? लाइपेज ने, जो आंत के द्वारा आंत रस से स्रावित हुआ और उसे तोड़ दिया वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरीन में, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरीन में। और अंत में जो न्यूक्लियोटाइड था, जो हमारी आंत का न्यूक्लियोटाइड जो थे, न्यूक्लियोटाइड जो थे बच्चों, उसके ऊपर न्यूक्लियेज ने, आंत के न्यूक्लियेज ने रिएक्शन किया और उसे तोड़ दिया शर्करा प्लस नाइट्रोजन बेस में। इस प्रकार छोटी आंत तक आते आते भोजन का पूरा पाचन हो जाता है। छोटी आंत में जैसे पहुंचते हैं, भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। आपने देखा कि भोजन पाचन की क्रिया में भोजन के जो जटिल अणु थे वो हमने किस प्रकार से छोटी इकाइयों में एंजाइमों की सहायता से टूटे। देखो जटिल, यहां पे देखें, जो भी आपने मंड खाया था, अंततः एंजाइमों ने उस पर रिएक्शन किया और उन्हें तोड़ दिया मोनोसैकेराइड्स में, यानी मोटे मोटे तौर पे देख लें ग्लूकोज में। जो भी प्रोटीन आपने खाई थी, अंततः वो तोड़ दी गई एमिनो अम्ल में। जो भी आपने वसा खाई थी, अंत में वो तोड़ दी गई वसीय अम्ल और ग्लिसरीन में। और जितने भी न्यूक्लिक अम्ल थे वो अंततः तोड़ दिए गए शर्करा और नाइट्रोजन बेस में। और ये सब कार्य हुआ किसकी सहायता से? एंजाइमों की सहायता से। और हमारी छोटी आंत तक आते आते ये कार्य संपन्न हो गया। अब ये जो सरल इकाइयां हैं, हमारा ब्लड अब इन्हें आसानी से अवशोषित कर ले। इस काम को करने की जरूरत इसलिए पड़ी। आपने देखा जब कोई पेशेंट होता है तो और वो भोजन नहीं कर रहा हो तो डॉक्टर क्या करते हैं? डायरेक्ट ग्लूकोज लगा देते हैं, क्योंकि सीधा ब्लड अवशोषित कर लेगा उसे। तो आशा करता हूं आपको ये भोजन का पाचन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइबर
आप लोग नहीं कर रहे हैं, वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है आपसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नई वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम भोजन का अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, ये तीनों बातें आपको समझाएंगे। थैंक यू।